गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए ये मेरा जो लेक्चर बेसिकली क्लास 11th के लिए है। देखिए स्टूडेंट, अभी अभी आप जस्ट प्रोमोट होके आए हैं क्लास 10 से। अभी तक आप लोगों ने जो साइंस में फिजिक्स का लेवल पढ़ा है वो लेवल आप लोगों का रियल में बहुत लो लेवल है। अब डायरेक्ट आप सडनली लो लेवल से हाई लेवल पर जंप करने वाले हैं। इसमें जो पोर्शन आपका पहले फिजिक्स में मैथ का बहुत नेग्लेजिबल पोर्शन था, अब यहाँ पर आपका फिजिक्स का जो मैथ का पोर्शन रहेगा वो बहुत लार्ज रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूले भी इंक्लूड हो जाएंगे और जो आप पहले फिजिक्स में लॉजिक यूज़ करते थे वो लॉजिक भी क्या हो जाएंगे, कुछ हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इंटेंशन बना के रखिए। हम यहाँ पर एक एक चैप्टर करके बाकायदा एक एक टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिसको जहाँ पर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके अपनी डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली इसमें पहला लॉजिक आता है मेजरमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हमको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या करना पड़ा या आखिर हमें क्यों इस मेजरमेंट की जरूरत पड़ी कि हमें मेजरमेंट का यूज़ करना पड़ा। देखिए इसको हम बहुत सिंपल एक सिंगल एग्जाम्पल से समझिए। नॉर्मली हम लोग अगर बात करें, सपोज आप मार्केट गए, आप मार्केट पहुंचने के बाद आपने एक बनाना वाले को बोला कि भैया मेरे को 2 दे दो। ठीक, अब उस दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि आपको आखिर 2 क्या चाहिए। अब वो तो कंफ्यूजन में चला जाएगा कि आपको ओनली 2 पीस चाहिए या फिर आपको 2 केजी चाहिए या फिर आपको 2 क्विंटल चाहिए। ठीक, या फिर आपको 2 टन चाहिए। तो यहाँ पर वो जो शॉपकीपर है उस शॉपकीपर को ये कंफ्यूजन रहेगा कि आपको एक्चुअली में कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर फिर हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, मेजरमेंट की। मेजरमेंट बेसिकली कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ये सिंपल सा इसका एक लॉजिक होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की एक्चुअल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो एक फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करी या फिर जो एक टर्म यूज़ किया गया उसी टर्म को ही क्या बोला गया है, मेजरमेंट। फिर से मैं बोल देता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल क्वांटिटी को मेजर्ड करने के लिए जिस टर्म का यूज़ किया गया है उसी टर्म को यहाँ पर क्या बोला गया है, मेजरमेंट। लेकिन 1970 के पहले क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज में मेजरमेंट की डिफरेंट सिस्टम यूज होते थे। कहने का मीनिंग, सपोज किसी कंट्री में MKS सिस्टम यूज हो रहा है, किसी कंट्री में CGS सिस्टम यूज हो रहा है, किसी कंट्री में FPS सिस्टम यूज हो रहा है। पहले हम इन तीनों की फुल फॉर्म नोट कर लेते हैं। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सिमिलरली CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सिमिलरली FPS का फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो मैंने अभी क्या बोला कि 1970 के पहले डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का यूज होता था। किसी कंट्री में MKS का यूज हो रहा है, किसी कंट्री में CGS का यूज हो रहा है, किसी कंट्री में FPS का यूज हो रहा है। इन सबके फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिए। इसका फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। अब इन सब का मीनिंग क्या है कि जो MKS सिस्टम था, इस MKS सिस्टम में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता था, मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में यूज किया जाता था। सिमिलरली CGS सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। सिमिलरली FPS सिस्टम में डिस्टेंस को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में। पहले सब कुछ सही चल रहा था। ठीक, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट के सिस्टम यूज हो रहे थे। लेकिन
जब ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम यूज हो रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत लार्ज प्रॉब्लम का फेस यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज को करना पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में प्रॉब्लम क्या रही थी कि हमने सपोज कर लिया कि सपोज हमने इंडिया से यूएस को कुछ भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया, देन हमने उसको यहाँ पर मेजर किया। हमारे इंडिया में सपोज यूनिट चल रही है एमकेएस और यूएस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट चल रहा है सीजीएस। तो हम क्या करेंगे? हमने तो यहाँ से इसको सेंड किया कौन से सिस्टम में? एमकेएस में। लेकिन जब वो यूएस में जाएगा तो यूएस वाले फिर क्या करेंगे? वापस से उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1971 में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने बोला कि बेसिकली उस कमेटी ने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिसाइड किया। क्या किया उस कमेटी ने? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिसाइड किया और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी डिसाइड किया गया। उन यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बोला गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो फिर उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज चलेंगी और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज होंगे। इनके अलावा जितने भी मेजरमेंट या इनके अलावा जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डेराइव्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फॉर्म होंगे। अब वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी उनको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हमें उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट और ये हो गए उनके सिंबल या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के सिंबल। तो सर पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी मास, सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी डिस्टेंस, थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी टाइम, फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी टेम्परेचर, फिफ्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट फिजिकल क्वांटिटी थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी मास की यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी किलोग्राम डिसाइड की गई, डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर डिसाइड की गई, टाइम की फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेकंड डिसाइड की, टेम्परेचर की केल्विन डिसाइड की गई, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर डिसाइड की गई, सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला डिसाइड की गई एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मोल डिसाइड की गई। तो यहाँ पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड की गई। पहली है मास, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम, डिस्टेंस इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर, टाइम इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेकेंड, टेम्परेचर इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मोल। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट हैं इन फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोई पर्टिकुलर सिंबल, किलोग्राम की यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सिंबल होता है केजी, मीटर का होता है स्मॉल एम, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सी ए एन डी
एंड मोल का MOL। ये क्या हो गए, इनके सिंबल हो गए जिनसे हम इन सबको क्या करते हैं, इंडिकेट कराते हैं। कितना समझ में आ गया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ली गई, फिर इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट ऑफ मेजरमेंट ली गई। देन फिर क्या बोला गया कि इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी या फिर इनके अलावा जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगी वो सारी की सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्हीं यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मिलके फॉर्म होंगी और उन यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बोला गया डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ डिराइव्ड यूनिट के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो ये किन दो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है, पहला मीटर दूसरा सेकंड से, तो इसका मतलब ये 2 फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मिलके बनी है, तो ये क्या बन गई, डिराइव्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है न्यूटन, या फिर हम इसी न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो ये कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मिलके फॉर्म हुई है, किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। ये 3 फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फॉर्म हुई है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये भी क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पर समझ में आ गया कि बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सबको क्या बोला गया है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक, और जितने भी अब इनके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर्म होगी वो इन्हीं 7 यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मिलके फॉर्म होगी। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है डायमेंशन। समझो डायमेंशन किसे बोलते हैं, हम फिर से एग्जांपल लेंगे फोर्स का। फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, तो ये लिखा हुआ किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2। अब जरा मैं यहाँ पर बात करूँ किलोग्राम मीटर और सेकेंड पर, इन पर आने वाली पावर का, तो यहाँ पर किलोग्राम पर पावर कितनी है 1, मीटर पर पावर कितनी है 1 और सेकेंड पर पावर कितनी है -2। तो डायमेंशन हम किसे बोलते हैं, डायमेंशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि द पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट is called डायमेंशन। कहने का मीनिंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर जो पावर होती है उसी पावर को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी डायमेंशन। अब अगर हम बात करें किलोग्राम पर कितनी डायमेंशन है 1, मीटर पर कितनी डायमेंशन है 1, सेकंड पर कितनी डायमेंशन है -2। डेफिनेशन फिर से सुन लो, द पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड डायमेंशन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर जो पावर होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। समझो डायमेंशनल फॉर्मूला की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द combination of fundamental unit and dimension is called dimensional फॉर्मूला। कहने का मीनिंग फंडामेंटल यूनिट और उन पर आने वाली डायमेंशन, डायमेंशन इन द सेंस पावर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है या फिर एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला।
समझ गए कि जो फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखो मास समझो। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा एक साथ कंबाइन करके बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इससे बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन करके एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, चाहे वहाँ पर 1 फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे 2 फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटी हो। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M, ठीक। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल L, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल T, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल K, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल A, ठीक। हमको बेसिकली इनकी ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। फिर से देख लो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, डिस्टेंस का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर का कैपिटल K एंड करंट का कैपिटल A। अब इसके बाद ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। इससे बता दूं कि जितने भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। जैसे अगर m लिखा है तो ये फिजिकल क्वांटिटी मास है, l लिखा हुआ है तो ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, टेम्परेचर लिखा हुआ है तो ये फिजिकल क्वांटिटी, या T लिखा हुआ है तो ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, K लिखा हुआ है तो ये फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है। तो फिर से इंडिकेट कर देता हूँ कि ये बेसिकली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रही हैं, हमको रिप्रेजेंट करा रही हैं कि यहाँ पर ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। हमको डायमेंशनल फॉर्मूले को रटना नहीं है, इनको निकालने का एक कॉमन सा तरीका होता है। अब देखो हम एक एक करके डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, जैसे पहला है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक। अब जरा ध्यान दो, लेंथ क्या होती है, लेंथ अपने आप में एक डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल है। सिमिलरली विड्थ क्या होती है, विड्थ भी अपने आप में एक डिस्टेंस होती है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। बेस सेम है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L स्क्वायर। ऐसे देख लो, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ अपने आप में एक डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L। विड्थ भी क्या है, अपने आप में एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो इसका भी विड्थ भी अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, देन यहाँ से एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब देखो फिर से लिखना स्टार्ट करो, लेंथ अपने आप में एक डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L। विड्थ भी अपने आप में एक डिस्टेंस होती है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। एंड हाइट भी अपने आप में एक डिस्टेंस होती है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। बेस सेम है तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L क्यूब। समझ में आएगा। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। समझो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। मैंने क्या बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला
अलग अलग ब्रैकेट में नहीं लिखा हो सकता, ये सिर्फ सिंपल कैसे लिखा होगा, एक सिंगल ब्रैकेट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, तो पावर अभी यहाँ पर प्लस में, तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, ये आ जाएगा एल, और यहाँ पर आ जाएगा टी पावर -1। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा एक ही सिंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दूँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा LT-1। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में एक डिस्टेंस होती है, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। फिर से इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये एल और यहाँ पर आ जाएगा T⁻⁻1। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है v-u/t, मीनिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया है LT-1 A इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है फाइनल वेलोसिटी। अब ये चाहे फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो क्या ये वेलोसिटी ही है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT-1 माइनस u क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब ये चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर फाइनल वेलोसिटी हो, है तो अपने आप में एक वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT-1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल T। अब यहाँ पर देखो, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि LT-1 माइनस LT-1 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी, वेलोसिटी। कहने का मीनिंग कि एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं अगर यहाँ पर वाटर स्टोर है, मैं अगर इससे वाटर निकाल के दूसरे टब में रख दूँ, यहाँ पर कुछ वाटर का डिक्रीमेंट हुआ, तो जो डिक्रीमेंट होगा वो भी तो क्या होगा, वाटर ही होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर LT-1 माइनस LT-1 मतलब एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी। तो इसका मतलब उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT-1/t। इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, तो ये अभी पावर प्लस में है, माइनस में हो जाएगी, ये आ जाएगा, ये हमारा पहले से LT-1 इसको हमने शिफ्ट किया तो T-1 बेस से टेक, तो इस पावर को ऐड करा दो, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा LT-2। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा LT-1। फिर से वही कि डायमेंशनल फॉर्मूले 2 डिफरेंट ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते, हमेशा एक सिंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इनको कंबाइन करके एक सिंगल ब्रैकेट यूज कर लो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा MLT-1। ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपकी बुक में जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उन सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलों को आपको यहाँ पर
सॉल्व करना है। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसे हम बोलते हैं आर्क। सपोज ये कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर हो गया, मैंने यहाँ पर एक आर्क को कट किया, तो ये तो क्या कहलाएगी आर्क, और ये होगी इसकी रेडियस। जरा ध्यान से देखो, ये आर्क भी अपने आप में एक डिस्टेंस है और रेडियस भी अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो आर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल से एल कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं आ रहा। तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी, या डायमेंशन लेस, हम इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद सपोज हमें एक फॉर्मूला गिवन है, या फिर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला गिवन है, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहाँ पर मास m1 मास है, m2 भी मास, r रेडियस और F फोर्स, और कैपिटल G है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, इसका कैपिटल M, इसका कैपिटल M, इसका L स्क्वायर। अजरा ध्यान, अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें एक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया सेपरेट, कैपिटल G इक्वल टू, इसको इधर सेंड करेंगे तो आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और ये अपॉन में चला जाएगा अपॉन m1 m2, ठीक। अब यहाँ से इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट करा लो। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, r एक रेडियस है, तो रेडियस भी अपने r डिस्टेंस है, ठीक। तो डिस्टेंस का l होता है, लेकिन यहाँ पावर 2 है, दिया जाएगा l स्क्वायर। m1 मास है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, m2 भी मास है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर भी पावर यहाँ पर ही पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा ml⁻³ t-2, और ये आ जाएगा m स्क्वायर। इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, ये पावर प्लस में है, माइनस में हो जाएगी, यहाँ से m l³ t⁻⁻2, और ये m⁻⁻2। फिर से बेस सेम है mm का, पावर को ऐड करा दो, तो यहाँ से हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m2-1 l³ t-2। फिर से इसको समझ लो, हमारा हमको फॉर्मूला गिवन है एक, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करें। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है उसको हम एकदम सेपरेट कर लेंगे। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, कैपिटल G इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर, अपॉन में जाएगा ये इसके, तो अपॉन m1 m2। अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट कराओ। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, r डिस्टेंस है लेकिन पावर 2 है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर। m1 मास है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, m2 मास है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M।
जहां जहां पर बेस सेम है वहां पावर को ऐड करा दो। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2, पावर को ऐड करा दो, यहाँ पर ही पावर ऐड हो जाएगी। देन यहाँ से आ जाएगा ml⁻3t - 2 अपॉन m²। इसको हम शिफ्ट करके ऊपर ले आएंगे तो अभी इसकी पावर प्लस में माइनस में आ जाएगी, तो आ जाएगा इक्वल टू ml³ t⁻2 m⁻²। अब फिर से यहाँ पर m में बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड करा दो, यहाँ से हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। अभी तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, समझ लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद इन डायमेंशनल फॉर्मूलों को क्या यूज होता है एक वो पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिकली 3 यूजेस होते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक नोट होता है। नोट है यहाँ पर, या एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? टू फिजिकल क्वांटिटी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर सेम। यहाँ पर लिख देता हूँ कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन add or subtract only when their dimensional formulas are same। कहने का मीनिंग दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। अगर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, देन ये होती है v = u + at, यही होती है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर u को हम ऐड कर रहे हैं at के साथ, ये u इस at के साथ में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होनी चाहिए। देख लेते हैं, u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा lt-1। at को देख लेते हैं, यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2 आएगा, और स्मॉल t टाइम है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t आएगा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1 पावर -1 बचेगी, तो यहाँ से जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा lt-1। अब जब ध्यान से देखो u ऐड हो रहा है at के साथ में, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला u का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका भी है at का भी है। समझ गए? इसलिए मैंने बोला है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो सेम हो। अगर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं हैं तो वो फिर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। इस प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा यूज होता है न्यूमेरिकल में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पर कर लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है p + a/v² * v - b = rt। ठीक, इस इक्वेशन को बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। ये केमिस्ट्री की इक्वेशन है, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि ये सब क्या है। ठीक, कि यहाँ पर है प्रेशर,
V है यहाँ पर वॉल्यूम, R है यहाँ पर गैस कांस्टेंट और T है यहाँ पर टेम्परेचर। तो हमें इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। हमें यहाँ पर स्मॉल a एंड स्मॉल b के डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड करना है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा mlt-2 और L⁻²। बेस सेम है, ऐड करा दो तो यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml-1t-2। समझ गए। अब देखो हमें यहाँ पर वंडर वॉल इक्वेशन गिवन है P + A/v² इंटू v माइनस बी इक्वल टू RT। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब समझिए यहाँ पर हमें जब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड करने हैं तो इसके लिए मैंने अभी अभी आपको एक रूल बताया है। रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ में ऐड हो रही है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ में ऐड हो रही है तो इसका मतलब उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम स्मॉल v के साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यह स्मॉल v, ठीक, या स्मॉल b कैपिटल V के साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला B का भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इक्वल टू किसके होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। और हमें V का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्योंकि V क्या है, वॉल्यूम है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B, ठीक, इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L⁻3। तो यहाँ से हमारा स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, कितना आ गया, L3। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर P A/v² इस पूरे के साथ में ऐड हो रहा है। P क्या हो रहा है, A/v² के साथ में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला P का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला A/v² का होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A/v² इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। हमें सिर्फ फाइंड किसका करना है, A का, V का हमें पता है तो इस v² को इधर भेज दो। तो देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इंटू v²। इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें पता है, प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है एंड वॉल्यूम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। तो पुट करा दो, यहाँ से हम पुट कराएंगे। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 T-2 एंड v², v क्या है, वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L3, लेकिन पहले से पावर 2 है। अब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा ml-1 T-2 L⁻⁶। अब यहाँ पर बेस सेम है, जहाँ पर बेस सेम है पावर को ऐड करा दो, यहाँ पावर -1, यहाँ पावर 6। तो यहाँ से हमारा
स्मॉल ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml⁵ T⁻²। समझ गए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कितना बड़ा एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल किया। हमने न्यूमेरिकल लिया कि P + A/V² इंटू V - B = RT। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है एंड कैपिटल T टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोल रहा है स्मॉल a एंड स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला। देन अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो इस कैपिटल V स्मॉल b के साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल b इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। हमें v का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्योंकि v क्या है, वॉल्यूम। पुट करा दो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल b किसके इक्वल आ जाएगा, L³ के इक्वल। सिमिलरली हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर p A/V² के साथ में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब A/V² का डायमेंशनल फॉर्मूला p के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। देन हमें स्मॉल a का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, v का हमें पता ही है तो हम इसको इधर सेंड कर देंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इंटू V²। देन p का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करा देंगे ml-1 t-2। v का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L³ लेकिन उसके ऊपर पावर 2 है तो पावर के ऊपर पावर लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई आ जाएगी। यहाँ पर आएगा ml-1 t⁻², L⁶ बेस सेम है, पावर को ऐड करा दो। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल a का ml⁵ t⁻²। अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझो। इसमें फर्स्ट एनालिसिस या फर्स्ट एप्लीकेशन आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम उस इक्वेशन से या हम उस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक, कहने का मीनिंग कि हमें सपोज कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब कैसे चेक करेंगे उसका प्रोसीजर होता है। ठीक, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, ठीक, हम क्या करेंगे LHS साइड एंड RHS साइड दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालेंगे। अगर LHS साइड एंड RHS साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, कहने का मीनिंग इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS साइड इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS साइड। LHS साइड एंड RHS साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे कि इक्वेशन इज करेक्ट। अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS साइड इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS साइड देन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। कहने का मीनिंग अगर LHS साइड एंड RHS साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है
टू चेक द करेक्टनेस of equation v equal to u plus at। हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें v plus v equal to u plus at की करेक्टनेस को चेक करना है। मैंने क्या बताया कि हम LHS साइड एंड RHS साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर LHS साइड एंड RHS साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है या सेम है तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है तो हमारी इक्वेशन इनकरेक्ट है। चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन को एंड स्मॉल t टाइम को। तो हम सबसे पहले लेंगे LHS साइड को। LHS साइड में सिर्फ क्या है, v है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1, इतना आ गया। इसके बाद हम लेंगे RHS साइड को। RHS साइड यहाँ पर क्या है, u प्लस at। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ध्यान दो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा lt माइनस 1 प्लस a। a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा lt माइनस 2। स्मॉल t क्या है, टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1। क्यों, माइनस 2 प्लस 1 क्या जाएगा, माइनस 1। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 ये 2 इंटू lt माइनस 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। समझ गए, क्या करा रहे हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी के साथ में ऐड हो रही है, तो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी किसकी होगी, वो भी वेलोसिटी की होगी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, ये भी क्या आ जाएगा, lt माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था हमारा, lt माइनस 1। RHS साइड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, lt माइनस 1। दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। इसका मीनिंग इक्वेशन क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। आज के लिए इतना है। इस पर बेस्ड अगर आपके पास बुक है तो इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, किस किस पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं।